हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन। किराए पर घर लेना और देना दोनों ही जोखिम भरे काम हैं। अगर मकान मालिक या किराएदार अच्छा हो तो समझ लीजिए कि आप गंगा नहा गए, लेकिन अगर कहीं इसका उल्टा हो तो समझ लीजिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू। इसीलिए आज हम जानेंगे किराएदारी कानून के बारे में। तो क्या कहता है किराएदारी कानून, किन बातों का ध्यान रखें, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लीज और लाइसेंस का सिस्टम होते हुए भी एक मकान मालिक के लिए कई बार अवांछित रुकने वाले किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी बचाना मुश्किल हो जाता है। भले ही इसके खिलाफ कानून कोर्ट में लागू किए जाते हों, पर लागू होते होते उन्हें दशक लग जाते हैं। भारत में दो तरह के किराएदारी समझौते के प्रावधान हैं। पट्टा समझौता जो रेंट कंट्रोल कानून के अंतर्गत आता है, और दूसरे लाइसेंस समझौते जो कि रेंट कंट्रोल लॉ के अंतर्गत नहीं आते। पट्टा या फिर किराया समझौता प्रतिबंधित किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत आता है। कितना किराया लिया जाएगा ये स्थानीय कार्यकारी, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अधिकारी तय करते हैं केस देखकर। अगर आप लीज एग्रीमेंट करते हैं तो उस केस में ओनरशिप राइट्स किराएदार के पास अनिश्चित अवधि के लिए चली जाती हैं, जो कि समस्या से भरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे में किराएदार प्रॉपर्टी पर स्थायी कब्जा कर सकता है। केसेस में ऐसा देखा गया है कि किराएदार ने प्रॉपर्टी से हटने से ही मना कर दिया। अमूमन देखा ये गया है कि ऐसे केसेस का समाधान होते होते 10 से 20 साल तक लग सकते हैं। ज्यादातर मकान मालिक लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट ही करते हैं। इसमें उन्हें ये फायदा होता है कि किराएदार को प्रॉपर्टी सिर्फ 11 महीने के लिए ही मिलती है, लेकिन 11 महीने बाद अगर मकान मालिक चाहे तो रेंट एग्रीमेंट आगे बढ़ाया जा सकता है। लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत किराएदार को प्रायः 3 महीने के रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करवानी होती है। ये पैसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे ही वापस मिल जाता है, लेकिन सिर्फ उस अवस्था में अगर किसी प्रकार की देनदारी बकाया ना हो। ये 3 महीने का डिपॉजिट मकान मालिक को किराएदार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 1 महीने के अंदर चुकाना होता है। मकान मालिक और किराएदार के क्या अधिकार हैं, आइए जानते हैं। लीज और लाइसेंस समझौता प्रतिबंधक नियमों से बचाने के लिए ही बनाया गया है, और सभी शर्तें मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए समझौते द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनुबंध में ये बात भी साफ तौर पर लिखी होती है कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अनुबंध तय समय से पहले तोड़ना चाहती है तो 3 महीने का नोटिस देना होगा। एग्रीमेंट के तहत सब लीजिंग नहीं की जा सकती। समय सीमा से अधिक किराएदार को रोकना, और अगर किराएदार समय सीमा के बाद मकान खाली ना करे तो ये किराया 4 गुना बढ़ा देने का हक देता है। आखिर ये लीगल सिस्टम है कितना प्रभावशाली? भले ही इस तरह के केसेस के निपटारे में लंबा समय लगता हो, लेकिन अगर मकान मालिक या फिर किराएदार के पास ठीक तरह से परिभाषित कॉन्ट्रैक्ट है तो केस जीतना संभव है। तो क्या है किराएदारी कानून? अगर आप मकान मालिक हैं तो आपके क्या हक हैं, या फिर आप किराएदार हैं तो फिर आपके क्या हक हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे एडवोकेट विवेक नासा से। विवेक जी वेलकम। थैंक यू। विवेक जी, आज हम किराएदारी कानून की बात कर रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें, गुड़गांव की अगर हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ लोग, ज्यादातर लोग जो हैं वो किराए पर घर देते हैं या घर लेते हैं किराए पर। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, किराएदारी कानून आया है, क्या है इस कानून में? जी, किराएदारी कानून का मतलब यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट। हर स्टेट में अपना अपना अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है। ये रेंट कंट्रोल एक्ट है क्या, पहले ये समझते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट है मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उससे उसको कैसे निभाया जाए उसके बारे में कानून है। इसमें अलग अलग तरीके के प्रोविजंस है। ज्यादातर रेंट कंट्रोल एक्ट जो है किराएदार के ही पक्ष में होते हैं। हर स्टेट का अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है। दिल्ली में अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है, हरियाणा का अलग है, हिमाचल का अलग है और पंजाब का अलग है। इसी तरीके से हर स्टेट में अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट हैं। अब इसमें मकान मालिक को क्या क्या चीजें हैं, वो किन किन ग्राउंड्स पे इजेक्टमेंट करा सकता है, किराएदार से अपना मकान खाली करा सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है। उसमें सबको डिफाइंड है कि कैसे कैसे इविक्शन कराई जा सकती है, कैसे मकान खाली कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मकान मालिक जस्ट किराएदार को कह दे और वो मकान उसको खाली करना ही पड़ेगा। उसे एक लीगल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और वो लीगल प्रोसेस सारा इस रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया होता है। विवेक जी, आपने कहा कि किराएदारी कानून जो है वो सिर्फ किराएदारों के लिए इसमें ज्यादा क्लॉज हैं। मकान मालिक की अगर बात करें, मकान उसका है, उसके लिए क्या? जी, यही तो बात है कि जब ये रेंट कंट्रोल एक्ट आया तो इसमें
उस समय पे ऐसा होता था कि लोग बहुत गरीब थे और मकान मालिक उन्हें अपने मकान से जब कभी भी चाहते थे वो हटा देते थे। तो इस तरीके के कानूनों की जरूरत पड़ी, तो इस तरीके के कानून लाए गए। अब इस रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग हर स्टेट में, जैसे मैंने पहले भी कहा, हर स्टेट का अपना अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है। यूजुअली प्रोविजन सिमिलर ही हैं। किसी भी किराएदार को अगर अपना मकान किसी ने खाली कराना है तो उसे उस रेंट कंट्रोल एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हैं उन्हीं ग्राउंड्स पे वो खाली करा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेंट कंट्रोल कानून होने की वजह से अलग अलग सीमाएं हैं। जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें तो रेंट कंट्रोल एक्ट उन्हीं कुछ ऐसे लोगों पे एप्लीकेबल है जिसमें किराया पहले जो 3,500 था अब 5,000, यानी कि अगर 5,000 या उससे कम किराया है तो रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं, अदरवाइज नहीं है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई किराए की सीमा नहीं है। हाँ, पर एक एग्जम्पशन है, अगर कोई भी नई बिल्डिंग बनती है तो पहले 10 साल तो उस पर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा, उसके बाद ही लगेगा। तो इसी तरीके से हर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कैसे वो चीजें रेगुलेट होंगी, कैसे वो ट्रांजैक्शन जो है किराएदार और मकान मालिक के बीच में रेगुलेट होगी। तो विवेक जी, जो किराएदारी कानून है ये सिर्फ रेसिडेंशियल चीजों पर ही अलाउड है या ये कमर्शियल प्लेसेस पे भी एप्लीकेबल है? जी, दोनों पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल पे ही एप्लीकेबल हो, ये कमर्शियल स्पेसेस पे भी एप्लीकेबल है। पहले ये देखा गया था कि रेंट कंट्रोल एक्ट में कमर्शियल स्पेसेस पे मकान मालिक को ज्यादा पावर्स नहीं थी और बहुत कम ग्राउंड से खाली करवाने के। तभी हम देखते हैं कि कुछ पुराने बाजारों में काफी समय से 1-1, 2-2 रुपए के रेंट पे भी लोग अभी तक डटे हुए हैं और 1-1, 2-2 रुपए भी रेंट दे रहे हैं। पर पीछे कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, मकान मालिक के पास हक है अपनी मकान या दुकान खाली कराने का, अगर उसे अपने पर्सनल यूज के लिए जरूरत है। जी। अगर पगड़ी और पट्टे की बात की जाए वकील साहब, ये अमूमन यूज होता है टर्म जब कमर्शियल स्पेसेस का जब लिया दिया जाता है, तो ये पगड़ी और पट्टा क्या चीज है? पगड़ी और पट्टा दो अलग अलग चीजें हैं। पगड़ी एक ट्रेडिशनल वर्ड है जो कि पहले यूज की जाती थी, प्री इंडिपेंडेंस ईरा से ये चलता आ रहा है। पगड़ी का मतलब है प्रीमियम। इसका मतलब है कि जैसे किसी मकान मालिक ने किसी किराएदार को रेंट पे दिया मकान, तो उस किराएदार उन्हें 10 साल रहा, उसके बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, वर्बल एग्रीमेंट होते हैं जिसको वो पगड़ी कहेगा। वो उसमें क्या होगा, वो दूसरे व्यक्ति से एक प्रीमियम ले लेगा कि भाई आप मुझे 10,000 20,000 रुपए प्रीमियम दे दो, आप मेरी जगह आके बैठ जाओ और डायरेक्ट किराया मकान मालिक को देते रहो। ये चीजें कहां से स्टार्ट हुई? पहले प्री इंडिपेंडेंस ईरा में जो बाजार थे वो ज्यादातर ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। वो एक रेंट और इंडियंस को रेंट देना पड़ता था। अब उस दुकान पे अगर कोई काबिज होता था तो वो एक पगड़ी यानी कि प्रीमियम देके और रेंट फिर आगे ही ब्रिटिशर्स को या जैसे भी देता रहता था। आज भी वो सिस्टम पुराने बाजारों में कायम है जहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दुकानें किराए पे दी जाती हैं। तो उसमें लोग पगड़ी आगे एक प्रीमियम देके और आगे फिर मकान या दुकान ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये पगड़ी का जो सिस्टम है वैसे इलीगल है और ज्यादातर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर इसमें पनिशमेंट भी है। हरियाणा की अगर बात करें तो टेक्निकली अगर देखें तो इस सिस्टम में अगर कोई एंगेज करता है तो 2 साल की सजा भी हो सकती है। पर ऐसी कुछ स्टेट्स भी हैं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में, पगड़ी वाला सिस्टम। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, वहां उस महाराष्ट्र ने इसको रेगुलेट करने की भी कोशिश की है, इसको लीगलाइज करने की भी कोशिश की है पगड़ी सिस्टम को। अब आते हैं पट्टे पे। पट्टे का मतलब है लीज, यानी कि लीज डीड। लीज डीड से हम हर कोई हम वाकिफ हैं कि अगर किसी ने एक मकान मालिक ने किसी किराएदार के साथ एक ट्रांजैक्शन करनी है, अगर मकान मालिक ने किराए पे कोई भी मकान देना है तो वो एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा जिसे हम लीज डीड कहते हैं, या तो हम उसे रेंट एग्रीमेंट कह लें या लीज डीड। हर रेंट एग्रीमेंट जो है वो लीज डीड ही है। अब लीज डीड जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रेगुलेट होती है, सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो लीज डीड में क्या है कि आपके जो राइट्स एज वेल एज इंटरेस्ट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी वो मकान मालिक जो है किराएदार के हक में दे देता है। तो ये है डिफरेंस लीज और पगड़ी सिस्टम में। चलिए, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप कानूनी पहलू में आज देख रहे हैं किराएदारी कानून, इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। एक कॉलर रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार मैम। पूछिए, आपका क्या सवाल है? जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किराएदारी कानून में
किराएदार को कोई रिलीफ है नहीं यदि मकान मालिक अपने पर्सनल नेसेसिटी के लिए थ्रू लॉ या कानून का सहारा लेके दुकान खाली कराना चाहता है तो उसको कोई रिलीफ है या नहीं? पर्सनल नेसेसिटी के अगेंस्ट किराएदार के पास, टेनेंट के पास कोई रिलीफ है या नहीं? जी देखिए, ऐसे है कि किराएदारी कानून में वैसे तो पर्सनल नेसेसिटी के लिए मकान मालिक अपना मकान खाली करा सकता है, पर अगर किराएदार चाहे तो उसके पास वो ऑप्शन है, वो रिवर्स ऑप्शन है। किराएदार जाके कोर्ट में ये प्रूव कर सकता है कि मकान मालिक को पर्सनल नेसेसिटी नहीं है, या अगर उसके पास अपना पहले भी मकान है। ये तो पक्की बात है, अगर किसी व्यक्ति ने मकान किराए पे दिया है तो वो प्रेजेंटली भी कहीं ना कहीं रह रहा होगा। तो आपको ये प्रूव करना है कोर्ट में जाके कि जी ये जिस मकान में अभी रह रहा है उसके पास वो सफिशिएंट है, या इसको कोई ऐसी पर्सनल नीड नहीं है, इसने फिर आगे जाके एनहांस्ड किराए पे किसी और किराएदार को देना है। अगर हम हरियाणा के रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करें तो उसमें यह भी प्रोविजन है कि एक मकान मालिक पर्सनल यूज के लिए सिर्फ एक बार ही मकान खाली करा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार उसने पर्सनल नेसेसिटी के नाम पे मकान खाली करवा लिया और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को फिर एनहांस्ड किराए पे दे दिया, बढ़े हुए किराए पे दे दिया। अगर उसने पहले भी, आज से पहले भी ऐसा कुछ किया है कि किसी और किराएदार को पर्सनल नेसेसिटी दिखा के मकान खाली करवाया है, अगर ऐसा हुआ है तो वो भी आपके पास ग्राउंड है खाली ना करने का। उसके बाद अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो अगर आपने एक बार पोजेशन दे भी दिया, उसके पर्सनल नेसेसिटी पे उसने कहा कि मेरे को कोई धंधा करना है, मेरे बेटे ने कोई बिजनेस करना है, ऐसी कोई दुकान भी है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, बिजनेस नहीं स्टार्ट करता है उसका बेटा विद इन 3 मंथ्स, या फिर वो खुद बिजनेस नहीं स्टार्ट करता है, या वो किसी और किराएदार को, नए किराएदार को बढ़ी हुई दर पे फिर से मकान दे देता है, तो जिस किराएदार को एविक्ट किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, उसके पास ये भी राइट है कि 12 महीने के अंदर अंदर उसी कोर्ट के पास वापस जाए, रेंट कंट्रोलर के कोर्ट के पास जिसने एविक्शन का ऑर्डर दिया था, और वहां जाके प्लीड करे कि मुझे वापस इस मकान का कब्जा दिलाया जाए, और प्रोविजन है कि उसमें किराएदार को वापस कब्जा दिया जाता है। जी चलिए रोहित, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे। भाई तू तो भैंस बड़ी महंगी बेचाया। अरे ऐसा क्या खिलाया अपनी भैंस को? ये तो व्हाइट गोल्ड का कमाल है। अरे भाई, खल तो सभी खिलाते हैं, मैंने तो खल के साथ व्हाइट गोल्ड खिलाया जो बढ़ाए पशुओं में खल की ताकत को 10 गुना, जिससे पशु दे दूध ज्यादा भी, दूध बढ़िया भी। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद हो, सीमानों में लोक राज हो, बहुत सहा है अब न सहेंगे, बदलेंगे सूरत आज की, कदम मिला के साथ साथ हम मिलके बदलेंगे हालात। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए, नए नेता और नई सियासत भ्रष्ट तंत्र को देंगे मात, सपने आशाओं से आगे देश को ले जाना है, स्वराज का सपना सच कर दिखाना है। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए, समस्त भारतीय पार्टी आओ परिवर्तन लाए। आओ परिवर्तन लाए। राजनीतिक गलियारों से सत्ता के मुकाम तक सियासत का हर पहलू देखिए खबर अभी तक, राजनीति की सही तस्वीर। पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ है सरताज जिप्सम। ये यूज करें अपने खेत में और ये महंगी खाद से छुटकारा पाएं। अच्छी फसल है, ग्रोथ इतनी अच्छी है, ये तो हमने बड़ा लेट लगाई थी फसल
और जिसमें ये यूज किया था हमने आपका सरताज, तो बहुत बढ़िया फसल हमारी जिस हिसाब से चल रही है, तो बहुत बढ़िया फसल इसमें निकली। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहें स्वस्थ? व्यायाम का साथ और हेल्थ गुरु हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। इस रविवार शाम 4 बजे हेल्थ गुरु में देखिए दांतों की समस्याओं पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है किराएदारी कानून। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इससे पहले कि वकील साहब हम आगे बढ़े, संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ भिवानी से। संजय जी वेलकम। वेलकम मैडम। संजय जी पूछिए आपका क्या सवाल? ऐसा है, मेरे दिल्ली में क्लॉथ मार्केट में 4 दुकानें हैं जी। सन 1930 या 40 के करीब वो रेंट आउट की गई थी जी। और अभी उसके बाद वो आज अभी पिछले 16 साल से मैंने उसका कोई किराया नहीं लिया है। जब भी मैं किराया लेने जाता हूँ तो वो कोई ना कोई उसकी रिपेयरिंग का खर्चा बता के मेरे को उनसे, बल्कि मेरे से वो बोलते हैं कि आप डिफरेंस दीजिए। मैं मेरे फादर का ओनली सन हूँ, रजिस्ट्री मेरे फादर के नाम से है जी। तो आप तो मैं क्या उसको खाली करवा सकता हूँ? जी संजय जी, एक बात बताइए, क्या आपने रेंट कंट्रोलर के पास कोई एप्लीकेशन लगाई है एविक्शन की? अभी तक कुछ नहीं किया साहब। एक्चुअली मेरे फादर डील करते थे जी। मेरे फादर को भी एक्सपायर हुए 4 या 5 साल हुए हैं। जी, आपके पास राइट है। आप अपने एरिया के रेंट कंट्रोलर कोर्ट में जा सकते हैं और वहां आप हरियाणा में या दिल्ली में? आपकी दुकानें कहाँ पे हैं? दिल्ली में है, क्लॉथ मार्केट में, फतेहपुरी। ठीक है, दिल्ली में आपको फिर दिल्ली कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। रेंट कंट्रोल एक्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो दुकानें हैं वो रेंट कंट्रोल एक्ट के उसमें आनी चाहिए प्रीव्यू में, क्योंकि आप बता रहे हैं काफी पहले की दुकानें हैं तो किराया भी बिल्कुल नॉमिनल ही रहा होगा, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रीव्यू में आएगा। तो आपको जाके दिल्ली में जाके दिल्ली के रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आपको पिटीशन लगानी पड़ेगी इविक्शन की। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जी मुझे किराएदार ने 16 साल से रेंट नहीं दिया। अगर आपको रेंट नहीं दिया तो आप ये बिल्कुल एक सीधा ग्राउंड है, बिल्कुल प्लेन ग्राउंड है कि आप उस पे कब्जा ले सकते हैं अपनी दुकान के ऊपर। अदरवाइज आप ये भी दिखा सकते हैं कि आपको अपने पर्सनल यूज के लिए या आपके अपने बेटों के लिए उन दुकानों की जरूरत है कि आप अपना निर्वाह अपने गांव में, अपने शहर में नहीं कर पा रहे हैं और आपको वही दुकानें, जो दुकानें रेंट पे दी गई हैं, आपको पर्सनल यूज के लिए जरूरत है। अदरवाइज अपना निर्वाह करना आपके लिए मुश्किल है। इन ग्राउंड्स पे जाके आप दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर दिल्ली में आप एक वकील के थ्रू एप्लीकेशन लगवाएं और उम्मीद है आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर जैसे कि आपने बताया हुए 1930 की दुकानें हैं, काफी टाइम से ही रेंट पे दी हुई हैं, कई सालों से, तो उम्मीद है कि 2-3 साल तो एक नॉर्मल कोर्स में लग जाते हैं कोर्ट्स में, बट उम्मीद है हमें कि आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। जी वकील साहब, मान लीजिए किसी ने दुकान रेंट पे ली, उसमें कुछ बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, तो क्या मकान मालिक की अनुमति के बिना वो बिजनेस बदला जा सकता है? अभी डिपेंड करता है कि आपने किराएदार ने मकान मालिक के साथ किस तरीके का एग्रीमेंट किया है। क्या एक ये लीज एग्रीमेंट है या लाइसेंस एग्रीमेंट है। अब अगर हम लीज एग्रीमेंट की बात करें तो उसमें एक राइट होता है एंजॉय करने का प्रॉपर्टी को। ऑल्दो ये जरूर है कि जब लीज डीड एंटर की जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप काम कीजिए। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, मान लो किराने की दुकान है, तो उसे छोड़ के आप कपड़े की दुकान तो जरूर खोल सकते हैं। अगर हाँ ऐसा है कि आपने नेचर बिल्कुल ही चेंज कर दी अपने बिजनेस की, कि मान लो मीट मच्छी बेचने लग गए और मकान मालिक कोई वैष्णव है या वो इस चीजों से परहेज करता है, या
आसपास के लोग परहेज करते हैं, तो जरूर एक ग्राउंड हो सकता है कि उस तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपने लीज डीड में एंटर किया है तो छोटे मोटे चेंजेस बिजनेस में किए जा सकते हैं। हाँ, अगर आपने लाइसेंस एग्रीमेंट है आपका, तो उसमें लाइसेंस होता है यूज करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर वे कि एक इसी काम के लिए आपको राइट ग्रांट किया गया है। उसमें शायद अगर लाइसेंस में एंटर किया हुआ है तो शायद आप अपना बिजनेस चेंज ना कर पाए। हाँ, लीज में शायद छोटे मोटे चेंजेस तो किए ही जा सकते हैं। चलिए, नंदिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं अंबाला से। नंदिनी जी नमस्कार। नमस्ते जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली हम एक टेनेंट है, हमारा केस चल रहा था हमारे मकान मालिक से जी। तो उसी बीच के दौरान मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। उनको ब्रेन में चोट आई थी, तो उसी टाइम फादर मेरे वहाँ पे डेट पर जाने पाए थे कोर्ट में, तो हमारा केस डिसमिस हो गया, हम डिफॉल्टर हो गए थे। अच्छा जी। तो अब हमने दोबारा उसका रीअप्लाई करा है हमारा केस, तो सर अब से चांसेस हैं दोबारा? जी जरूर, अगर फॉर सम रीजन आप लोग कोर्ट में नहीं जा पाए क्योंकि आपके मेडिकल रीजंस थे आपके पिताजी के और उनका कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो अगर डिसमिस इन डिफॉल्ट हो भी गया है केस, तो केस को रिस्टोर कराया जा सकता है, बट ये डिस्क्रिप्शन कोर्ट की रहेगी। आप एप्लीकेशन मूव करें कोर्ट में कि ये रीजंस थे, इसकी वजह से हम कोर्ट में आ नहीं पाए और इस वजह से हमारा कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से हमारा वकील भी कोर्ट में नहीं पहुंच पाया। तो इन रीजंस को लेके कि आपके फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया था, एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि आप और आपका केस रिस्टोर किया जा सकता है, पर यह डिस्क्रिप्शन कोर्ट की है कोर्ट की ही रहेगी, तो आप एप्लीकेशन तो पहले मूव करें ही। जी चलिए वकील साहब, अगर हम बात करें लीज और लाइसेंस, इनमें क्या डिफरेंस है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लीज और लाइसेंस बहुत ही ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत मिलती जुलती हैं। अब वैसे तो लीज और लाइसेंस बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, पर उनका दायरा कई बार इस तरीके से भी हो जाता है कि वो एक दूसरे के प्रीव्यू में आ जाती हैं। अगर हम लीज की बात करें, लीज गवर्न होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से और लाइसेंस गवर्न होता है ईजमेंट एक्ट से। लीज में आप अपना राइट एंड इंटरेस्ट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी किराएदार को दे देते हैं, यानी कि जिस ड्यूरेशन में आपके लीज डीड है, अगर लीज का एक टर्म है 11 महीने, 20 महीने, 25 महीने, 4 साल, 6 साल, उस समय के लिए किराएदार जो है अपना राइट टू एंजॉय दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट किराएदार के हक में दे देता है। उसमें क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाता है कि किराएदार किसी भी तरीके से उस मकान को यूज कर सकता है, दुकान को यूज कर सकता है, ऑल्दो छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस जो कि लीज डीड में रखी जाती हैं। अगर हम लाइसेंस की बात करें, लाइसेंस है इट इज अ राइट टू यूज इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि एक स्पेसिफिक तरीके से ही उस चीज को यूज किया जा सकता है। अब एग्जांपल देता हूं, हम किसी भी मकान को किराए पे लेते हैं या किसी दुकान को किराए पे लेते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, ये तो लीज डीड है। और अगर लाइसेंस की बात करें, लाइसेंस है अगर किसी ने कोई काम करने के लिए एक जगह को लिया, एक पर्टिकुलर वे में ही काम कर सकता है, उसमें किराएदार के पास इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होता, और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है। ज्यादा एक्सेस जो है मकान मालिक के पास रहेगा और वो उसको चीजों को कंट्रोल करेगा, तब तो वो लाइसेंस है। अदरवाइज ये लीज है। लीज डीड करने में क्या प्रॉब्लम है कि लीज अगर लीज है तो लीज को आपको एनफोर्स कराना पड़ेगा रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में जाके, और हर लीज डीड जो है रेंट कंट्रोल के प्रीव्यू में आ जाएगी। और जहां तक लाइसेंस की बात है, लाइसेंस जो है रेंट कंट्रोल एक्ट से परे है, वो इसके बीच में नहीं आता, वो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली ही उसको एनफोर्स किया जा सकता है। जी चलो, एक कॉलर और है, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं नारनौल से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए अपना सवाल। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, अपने जैसे 1 साल पहले मैंने है ना अपनी दुकान किराए पे दी थी जी, और उसने जो है अपना जो है कब्जा कर दिया, वो खाली नहीं कर रहा, तो मतलब बिना लीजे में भी कब्जा हो सकता है क्या प्रूफ से? अड़ोसी पड़ोसियों ने जो है गवाही दे दी, मतलब ये दुकान पे ही बैठता है किराया। जी देखिए, आपने जब किराए पे दुकान दी तो आपने कोई कागजी कार्रवाई की थी, कोई लीज डीड एंटर किया, आपने कोई कागजी कार्रवाई की? नहीं सर, मैंने कोई लिख के नहीं दिया था। कोई बात नहीं। अब ऐसा है कि क्योंकि आपने किराए पे दिया और आप किराया भी ले रहे होंगे, अब अगर आपने किराया चेक से लिया है तो आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ मंथली आपको किराया आ रहा था। अगर आपने किराया कैश से लिया है तो अड़ोसी पड़ोसियों को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ये दुकान जो है इस बंदे को किराए पे दी थी। अब ये सीधी सी बात है, दुकान के कागज और मालिकाना हक तो आपके पास ही है, दूसरा व्यक्ति जो किराएदार है आपका, वो तो जबरदस्ती बैठा हुआ है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है
तो भी आप रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी एक ओरल एग्रीमेंट था, एक ओरल लीज एग्रीमेंट था और मंथ टू मंथ लीज थी, कोई 11 महीने की 20 महीने की लीज नहीं थी और ये मुझे ना ही किराया दे रहा है और जबरदस्ती मेरा मकान भी खाली, मेरी दुकान खाली नहीं कर रहा। आपके पास एक ग्राउंड है, आप ग्राउंड ये ले सकते हैं कि आपको अपने पर्सनल यूज के लिए दुकान की जरूरत है, आपके पास निर्वाह करने का और कोई साधन नहीं है और आपको अगर आपकी दुकान नहीं दी जाती तो आपको इस महंगाई के टाइम में निर्वाह कर पाना मुश्किल है। ये ग्राउंड ले सकते हैं। फिर ये भी ग्राउंड ले सकते हैं कि जो किराएदार है वो आपको किराया समय पे नहीं दे रहा है, तो ये दोनों 2-3 ग्राउंड्स ले सकते हैं। इवन अदरवाइज आप उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी कर सकते हैं किराएदार के अगेंस्ट कि वो ट्रेसपासर है आपकी दुकान में, क्योंकि आपके केस में कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, कागजी कार्रवाई नहीं है। आप ये जाके कह सकते हैं कि जबरदस्ती मेरी दुकान में बैठ गया, ना किराया देता है और ना ही खाली कर रहा है, तो एक आपको वो भी एक ऑप्शन आपके पास मिल सकती है। जी चलिए दीपक जी, हमें उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। वकील साहब, कब्जा करने के जो किस्से हैं बहुत सामने आते हैं, दुकान पे कब्जा कर लिया या मान लीजिए मालिक वहां नहीं रहते और उन्होंने मकान अपना किराए पे दिया और उस पे कब्जा हो गया, ऐसे में क्या कर सकता है मकान मालिक? जी वही बात है कि वही ऑप्शंस आपको लेनी पड़ेंगी जैसे कि मैंने अभी बताई। अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा है, अगर एक तय दिन है, तय तारीख है, महीने की 7वीं तारीख है, 10वीं तारीख है, अगर उसके 15 दिन के अंदर अंदर किराया नहीं देता है किराएदार, तो आपके पास ऑप्शन है रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल नीड के लिए, अपने बच्चों के निर्वाह के लिए, कोई जैसे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपको निर्वाह करने के लिए पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो आप रेंट कंट्रोलर के पास जा सकते हैं। फिर अगर आपको पर्सनल यूज के लिए वो रेजिडेंशियल मकान भी चाहिए तो भी जा सकते हैं रेंट कंट्रोलर के पास। तो अगर कोई आपके मकान पे कब्जा कर रहा है तो आपके पास रेमेडी तो है कि आप कोर्ट में जाइए रेंट कंट्रोलर के पास और वहां अपनी एप्लीकेशन दीजिए कि ये मेरा रेंट एग्रीमेंट था, ये लीज डीड थी, ये लीज डीड यहाँ एक्सपायर हो रही है, ना ये व्यक्ति किराया दे रहा है, ना ये व्यक्ति कब्जा छोड़ रहा है और मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए जरूरत है, तो वो एक रेमेडी हो सकती है कोर्ट में जाके ऐसे लोग जो कब्जा करते हैं उनको हटाने की। चलो यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे तो हम जल्द लौटेंगे। एक थन में दूध कम आना, छितरे आना, अचानक थन का रुक जाना, गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित फॉर्मूले पर आधारित धन सेफ का ही प्रयोग करें। 65 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल, सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल, गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे बदलेगा देश प्रदेश, सिर्फ खबरें अभी तक पर। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। सरताज जिप्सम का हमें इसका मतलब बहुत फायदा हुआ है, इसमें पौधा भी कम पानी लेता है और पानी भी साफ खड़ा है। मैं किसानों को यही कहूँगा जी, मतलब सरताज जिप्सम डालो, इसमें मतलब फायदा है। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। भाई तू तो भैंस बड़ी महंगी बेचाया, अरे ऐसा क्या खिलाया अपनी भैंस को? ये तो व्हाइट गोल्ड का कमाल है। अरे भाई खल तो सभी खिलाते हैं, मैंने तो खल के साथ व्हाइट गोल्ड खिलाया जो बढ़ाए पशुओं में खल की ताकत को 10 गुना, जिससे पशु दे दूध ज्यादा भी, दूध बढ़िया भी। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है किराएदारी कानून। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश हैं कैथल से। राजेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ना बक्का बोर्ड से जमीन लीज पे ली है जी, तो क्या बक्का बोर्ड हमसे वो जमीन खाली करा सकता है? जी जैसे कि आपने कहा ये आपने जमीन लीज पे ली है, अब लीज का हाँ चाहे वक्फ बोर्ड से लिए है तो आपका ये लीज एग्रीमेंट है,
तो ये भी रेंट कंट्रोलर के एक्ट के प्रीव्यू में ही आएगा। अब ये डिपेंड करता है वक्फ बोर्ड पे कि क्या वक्फ बोर्ड आपके अगेंस्ट का प्रोसीड करता है। अगर आप किराया दे रहे हैं टाइम टू टाइम, जो लीज डीड में जो लीज है, अगर आप लीज का जो भी अमाउंट है अगर आप टाइमली वो पे कर रहे हैं, तो ये वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किल होगा कि वो खाली करा सके, अनटिल एंड अनलेस वो ये शो करें कि सरकार से उनके पास कोई डायरेक्शन है, या फिर वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए उस जमीन पे कुछ ना कोई कुछ बनाना चाहते हैं, कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, या कुछ और वेलफेयर के लिए कोई मदरसा या कुछ भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, तब वो जरूर वापस ले सकते हैं एक पर्सनल लीड करके। अदरवाइज अगर आप टाइम टू टाइम जो भी लीज अमाउंट है, जो भी अगर किराया, जो भी जिसको अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें किराया है, अगर आप वो पे करते रहे तो लेना मुश्किल है। जी चलिए, यशपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं अटेली मंडी से। यशपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। मैडम, मेरी प्रॉपर्टी है जयपुर में है जी जी, और मैंने किराए को दिया था 12 महीने का लीज एग्रीमेंट बनवा के जी। तो मेरा वो उसने मेरे को टर्मिनेट कर दिया लीज मेरी 5 महीने के बाद। उसने मेरे 4 एसी लगा के दिए हुए थे, एसी निकाल के ले गया मेरे यहाँ से, और मैंने लीज एग्रीमेंट 100 रुपए का काम पेपर किया हुआ था। अब वो लीज एग्रीमेंट के हिसाब से टर्मिनेट को मेरी पॉलिसी करते उसने, अब उसने रिसिप्ट है तो देता नहीं, और चाबी के पास कब्जा उससे लिखा हुआ है, और मैंने वो चाबी देता हूँ, मेरे को एडवांस दिया हुआ तो मेरे को वापस मांगता है। तो मैं नुकसान है उसमें भी क्या करूँ, उसको क्या जवाब। मैंने उसे एडवांस दिया वापस जो मैंने का कराया, अब उसे एडवांस वापस मांग रहे, जब मेरे को 3 महीने से निजाम बंद है, उसने मेरे को कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए सर। जी, मैं आपका सवाल बहुत ठीक ढंग से सुन नहीं पाया, एक बार फिर रिपीट करेंगे अपना सवाल। मैंने मेरी प्रॉपर्टी जयपुर में किराए पे दी हुई थी 11 महीने के लीज एग्रीमेंट पे जी। तो जब वो 5 महीने के बाद उसने मेरी लीज टर्मिनेट कर दी, ये कहते कि किराया ज्यादा है जी। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उसने क्या वो मेरे को एडवांस दिया तो मैंने का किराया 62,000 रुपए। अब वो कह रहा वापस एडवांस रिफंड करो, और उसमें 4 उसका में 2 लाख रुपया दिया था, और ये कमिटमेंट था कि 1 साल के बाद हर महीने के किराए से किराया 1 टिकट अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा मंथली। अच्छा, अब 1 साल के ले गया, 40 के बाद मेरे को चाबी नहीं दे रहा है वो, तो रकम 62,000 रुपये रिफंड करो। 3 महीने से मेरा मकान बंद है, ना मेरा मकान का किराया पर आता है, और उसमें उचित नहीं समझा, और घटा मेरे को 62,000 पैसे ले जाओ। अब मैं क्या करूँ उसके लिए। देखिए, आपको अगर आपका जैसे आपको अपने लीज एग्रीमेंट की टर्म्स देखनी पड़ेंगी, आप उसको एनफोर्स करा सकते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी जयपुर में है, तो आपको अगर अपनी लीज प्रॉपर्टी की अगर आपको टर्म्स एनफोर्स करानी है लीज एग्रीमेंट की, तो ऑब्वियसली आपको केस तो जयपुर में ही डालना पड़ेगा। फिर वहां का आपको लोकल रेंट कंट्रोल एक्ट भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर से आपको क्या बेनिफिट निकल के आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर स्टेट का अपना अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है, और हर स्टेट के प्रोविजंस अलग अलग हैं। अब कुछ स्टेट्स में ये भी है कि रेंट कंट्रोल एक्ट सिर्फ एक सीमा है रेंट की, उस सीमा तक ही एप्लीकेबल होता है। जैसे हम अगर दिल्ली की बात करें तो उसमें 3,500 तक के रेंट पहले था, और अब 5,000 तक के रेंट पे ही ये रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। तो आपको एक बार जब राजस्थान का देखना पड़ेगा। बाकी जहां तक बात है कि आप वो पैसे वापस मांग रहा है, एडवांस अमाउंट वापस मांग रहा है, या और भी चीजें हैं, तो आप अपने जो आपका लीज डीड है, जो एग्रीमेंट है, आप उसको वहां जाके कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं। जी चलिए, दीप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं कुरुक्षेत्र से। दीप्ति जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पूछिए आपका क्या सवाल है। मैडम मैं रहती हूँ जी। दीप्ति जी, आपसे दरखास्त करेंगे अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मेरी टीवी की मैं अपनी टीवी तो मेरा टीवी तो फिर आप किसी ऐसी जगह आइए जहां पर सिग्नल ठीक आए आपके फोन में। जी जी, अब पूछिए अपना सवाल दीप्ति जी। कह रही हूँ कि मैं रेंट पर आप रेंट पे रहती हैं। चलिए, लगता है संपर्क इनसे हमारा टूट गया है। खैर वकील साहब, मान लीजिए कि रेंट एग्रीमेंट आपने करा 11 महीने का, और मकान मालिक भी ठीक हैं और किराएदार भी ठीक हैं, लेकिन समहाउ 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद खाली नहीं करते किराएदार, तो क्या कर सकता है मकान मालिक? अभी देखने की बात है कि आपने जैसे कहा कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट था,
11 महीने का, जैसे कि अगर मैंने पहले भी बताया, जैसे कि जो रेंट एग्रीमेंट है ये एक तरीके की लीज है, ये लीज डीड ही मानी जाती है। और लीज जो है, लीज गवर्न होती है सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। अब कोई भी लीज डीड है, आपका रेंट एग्रीमेंट तो चलो 11 महीने के बाद खत्म हो गया, पर अगर आपको किराएदार को हटाना है तो आपको रेंट कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन मूव करनी ही पड़ेगी। अगर आपका किराएदार अच्छा है, जो लीज डीड का एक टेन्योर था, आपने एक नोटिस दिया और उसके बाद वो खाली कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किराएदार खाली नहीं करता है तो आपके पास एक ही रेमेडी है, आपको कोर्ट में, रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी और उन्हीं ग्राउंड्स के अंदर, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट में लिमिटेड ग्राउंड्स हैं मकान मालिक के लिए, उन्हीं ग्राउंड्स को शो करके आपको अपना मकान खाली कराना पड़ेगा। यह ठीक बात है कि लीज डीड खत्म हो गई, पर क्योंकि जो राइट एक क्रिएट हो गया किराएदार के फेवर में, वो उसका मिसयूज भी कर सकता है और आपको रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में जाके ही सहारा लेना पड़ेगा। जी, क्या पुलिस से भी खाली करवाया जा सकता है? पुलिस की मदद ली जा सकती है? पुलिस की मदद सिर्फ बहुत लिमिटेड केसेस में ली जा सकती है, जहां की आप उसको ट्रेसपासर कर सकें। अगर किसी मकान मालिक किसी भी टेनेंसी में अगर कोई एक एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है या कोई रेंट एग्रीमेंट है, तो उसमें वो किराएदार शो कर सकता है कि मेरा एक जेन्युइन राइट था, मैं उस राइट के तहत इस मकान में रह रहा हूं, तो मैं ट्रेसपासर नहीं हूं। तो इस केसेस में पुलिस कुछ हेल्प कर नहीं सकती। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती कब्जे में बैठ गया है, ना आपको रेंट देता है, ना कोई कागजी कार्रवाई है, तब आपके पास लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, आप शो कर सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी में ट्रेसपासर है और ये मकान खाली कराया जाए। जी चलिए, रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से। रविकांत जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मेरा नाम रविकांत है मैडम। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा एक सवाल है मैडम कि हमारे पास मैडम 35-40 साल से मैडम हम क्या एक मकान में रह रहे हैं सर मैडम। जी हाँ जी, तो उसके बाद मैडम हमारा जैसे एग्रीमेंट तो कोई है नहीं मैडम, रिटर्न में का कोई एग्रीमेंट नहीं है मैडम जी, जो मकान मालिक है मैडम उसके पास, तो जो असेसमेंट है मैडम क्या वो भी क्या हमारे नाम पे मैडम जी, और जो हमारा इसका क्या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है मैडम वो भी हमारे नाम पे है, और क्या वाटर कनेक्शन भी क्या हमारे नाम पे है मैडम इसका। जी जी जी, और क्या राशन कार्ड का भी क्या हमारे नाम पे है मैडम। जी तो मैडम क्या इस केस में अगर वो मकान मालिक जैसे हम लोग खाली करवाना चाहे मैडम मकान को, जी, तो उसके पास क्या रेमेडीज होंगे मैडम? मकान मालिक अब मैं एक तो बात यह है कि आप खुद किराए पे रहते हैं, तो अब मकान मालिक की तरफ की रेमेडीज पूछ रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि मकान मालिक क्या खाली करवा सकता है? सब कुछ इनके नाम है, चाहे बिजली के बिल की बात हो, चाहे पानी का बिल की बात हो, 30-40 साल से रह भी रहे हैं, तो अब अगर मकान मालिक खाली कराना चाहे तो करवा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में ऑलरेडी है, क्योंकि 35-40 साल से रह रहे हैं और कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। हाँ, अगर आप किराया दे रहे हैं मकान मालिक को, तो आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट तो बना ही हुआ है कि आप किराएदार तो हैं ही। मकान मालिक के पास कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स हैं जिसमें वो खाली करा सकता है, जैसे कि अगर उसको अपने किसी पर्सनल यूज के लिए जरूरत है या आपने किराया देना बंद कर दिया मकान मालिक को, तब वो कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स हैं जिसमें वो खाली करा सकता है। अदरवाइज जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये जो जितने भी रेंट कंट्रोल एक्ट्स हैं, ये इस तरीके के कानून ज्यादातर किराएदारों के फेवर में ही है। अगर आप समय पर किराया देते रहे अपने मकान मालिक को, तो मकान मालिक का वो ग्राउंड खत्म हो जाता है। अगर मकान मालिक कहता है जी मुझे पर्सनल यूज के लिए जरूरत है, तो आप अगर आप ये शो कर पाते हैं कि मकान मालिक के पास तो जी इससे भी बड़ा कोई घर है, 2 प्रॉपर्टीज और हैं, वो उसमें रह रहा है, 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसने इसने और भी किराए पे दे रखी हैं, यानी इसको पर्सनल नेसेसिटी तो नहीं है। अगर पर्सनल नेसेसिटी है भी सही, तो जो बाकी 4 दुकानें हैं उन्हें क्यों नहीं खाली कराना चाहता, ये हमारे को ही क्यों बेघर करना चाहता है? तो किराएदार के पास तो बहुत ग्राउंड्स मिल जाएंगे इस तरीके के केसेस में, अपना डिफेंस में। तो बहुत मुश्किल है इस तरीके के केसेस में मकान मालिक के लिए बड़ी आसानी से मकान खाली करा पाना। जी वकील साहब, मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसे केस में मकान मालिक नहीं रहता है और 30-40 साल से ये रहे जा रहे हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी इन्हीं की मानी जाएगी? प्रॉपर्टी इनकी नहीं मानी जाएगी, इनके नाम टाइटल तो ट्रांसफर हो नहीं सकता, ये रहेंगे तो किराएदार ही। अब चाहे इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं भी है, तो भी रहेंगे तो किराएदार ही, टाइटल तो कभी ट्रांसफर होगा नहीं। हाँ, टेनेंसी मेंटेन रहेगी, इनको मकान मालिक को किराया देना पड़ेगा, इनके बच्चों को मकान मालिक के बच्चों को किराया देना पड़ेगा। उस तरीके से ट्रांजैक्शन चलती रहेगी, मालिक कभी नहीं बनेंगे, किराया देना पड़ेगा। जिस दिन किराया देना बंद, तो मकान मालिक के पास एक ग्राउंड हो जाएगा कि किराया नहीं दे रहे, उस ग्राउंड पे मुझे इनको खाली कराना है। जी चलिए, अंबाला से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार।
हाँ जी नमस्कार जी। ये कैसा है कि दो दुकानें हैं मेरी, मैंने एक को तो महंगी बीच किराए पे। जी हम आपको बेहतर सुन नहीं पा रहे हैं, किसी ऐसी जगह आइए जहां आपके फोन में सिग्नल। वकील साहब आप समझ पा रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप थोड़ा या तो धीरे धीरे बोलें। चलिए तो इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। श्याम है पानीपत से। श्याम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरे को 200 गज का प्लाट है, वो मेरे पिताजी हैं, वो 4 भाई हैं। अच्छा वो सभी के नाम है, 4 रोचाएंगे सभी बिकेगा वो, और हम 30 साल से उसमें रह रहे हैं, तो हम बेचना नहीं चाहते, कैसे क्या होगा? तो इसमें कोई किराएदार भी है क्या? नहीं हम ही है, मम्मी है, मैं हूँ, मेरा भाई है, पिताजी करने की कैसे कर रहे हैं सर? देखिए वैसे तो आज हम किराएदारी कानून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आप इसमें 4 हीयर्स हैं, 4 इकट्ठे आपके पिताजी के 4 भाई हैं, तो आपको देखिए इकट्ठा तो होना पड़ेगा। आप एक बैठ के एक फैमिली सेटलमेंट भी कर सकते हैं, या 3 भाई एक भाई के फेवर में अपना राइट्स रिलिंक्विश कर सकते हैं, जिससे कि आप ये 200 गज का मकान बेच पाए और अकॉर्डिंगली अपने हिस्से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। वैसे हम आज किराएदारी कानून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मेनली हम कॉन्सेंट्रेट उसी पे ही करेंगे। चलिए वकील साहब, जो किराया लिया जाता है कहीं कहीं बात करें जो पुरानी जगह है, तो ये किराया किस नॉर्म्स पर तय होता है? अपनी मर्जी से लिया जा सकता है या इनके कोई क्राइटेरियाज हैं कि इतना ही किराया आपको लेना है? अगर हम बात करें 1 रुपया किराया या 2 रुपया किराया, ये उस समय ये कई 50 साल 60 साल पुराने किराए हैं, जिस उस समय एक फेयर रेंट यही 1 रुपया या 2 रुपया ही होता था। हर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर रेंट कंट्रोलर के पास पावर है कि वो एक फेयर रेंट फिक्स कर सके। अब देखा गया कि 50 साल पहले मकान या दुकान किराए पे ली थी, उसका किराया 1 रुपया था उस समय। समय समय पे महंगाई बढ़ती गई और किराया नहीं बढ़ा। इस केस में मकान मालिक जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास जाके एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि ये जो फेयर रेंट है, फेयर रेंट बढ़ाया जाए या एक फेयर रेंट फिक्स किया जाए। ये जो फेयर रेंट है इसका एक तरीका है फिक्स करने का। यूजुअली ज्यादातर कानूनों में 5% की एप्रिसिएशन हर साल फिक्स की गई है। अदरवाइज जब रेंट कंट्रोलर फेयर रेंट फिक्स करता है तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है WPI जो है उसको कंसिडर में लेता है कि महंगाई की दर क्या है, उस जिस समय किराए पे दिया गया था तब किराया कितना था, उस समय से आज तक कितनी महंगाई बढ़ी है, महंगाई की दर कितनी बढ़ी है, कितनी परसेंटेज इंक्रीज है महंगाई में, उसके बेसिस पे एक फेयर रेंट वो कैलकुलेट करता है और फिक्स कर सकता है। जी चलिए जसविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोला चीका से हैं। जसविंदर जी नमस्कार। जसविंदर जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए लगता है फोन लाइन पर मौजूद नहीं है। वकील साहब, अगर आपको किराया बढ़ाना हो, मकान मालिक को किराया बढ़ाना हो, तो क्या अपनी मर्जी से बढ़ाया जा सकता है या उसका भी कोई लीगल प्रोसेस है? अगर देखिए आपने अपनी एक लीज डीड एंटर की, लीज डीड में भी कोई प्रोविजन रहा होगा कि इतना % इंक्रीज कर सकते हैं, 5%, 7%, 10%। अब हर स्टेट के रेंट कंट्रोल एक्ट में अपने अपने प्रोविजंस हैं कि कितना किराया इंक्रीज किया जा सकता है। कुछ रेंट कंट्रोल एक्ट्स में 5% एप्रिसिएशन के प्रोविजंस हैं कि हर साल 5% किराया इंक्रीज किया जा सकता है। कुछ ऐसा भी है कि कुछ 2 या 3 साल तक तो 5% किराया इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो महंगाई की दर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसके बेसिस पे ही किराया इंक्रीज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लैंडमार्क केस में डिफाइन किया है कि वही किस तरीके से फेयर रेंट फिक्स किया जाएगा, रेंट कितना एनहांस किया जा सकता है। पर वही बात है, अगर आपके और आपके किराएदार के बीच में संबंध अच्छे हैं, वो आपने जितना किराया बढ़ाना चाहते हैं अगर वो मान जाता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं मानता है तो आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, एक फेयर रेंट असेस कराना पड़ेगा। और अगर फेयर रेंट ऑलरेडी असेस्ड है तो जो फेयर रेंट इंक्रीज होना चाहिए, कितना % इंक्रीज होना चाहिए, ये भी पावर रेंट कंट्रोलर की है और वो उस अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकता है। जी चलिए रोहतक से हमारे साथ जय भगवान जुड़ गए हैं। नमस्कार जय भगवान जी, नमस्कार। लगता है इनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। खैर वकील साहब, अक्सर देखा गया है कि कई बार जैसे मान लीजिए ओनर्स उसी घर में नहीं रह रहे, जिस कमरे को उन्होंने किराए पे दिया है, किराएदार ताला लगा के भाग गया, जी उस केस में क्या कर सकते हैं ओनर्स? जी इसमें भी ग्राउंड है मकान मालिक के पास। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट में ये एक प्रावधान है कि अगर कोई किराएदार 4 महीने से ज्यादा समय के लिए, 4 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए मकान को ताला लगा के भाग गया है और उसमें आ भी नहीं रहा, किराया भी नहीं दे रहा, तो ये ग्राउंड बनता है, जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है,
वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में और एक डायरेक्शन ले सकता है कि मकान का कब्जा मुझे दिया जाए, ताला तोड़ा जाए। तो ये इस तरीके का प्रोविजंस है। और मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टेट्स में सिमिलर प्रोविजंस है कि अगर 4 महीने से ज्यादा अगर कोई किराएदार मकान को ताला लगा के चला गया है तो मकान मालिक उस मकान का कब्जा वापस ले सकता है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये मकान किसी हिली एरिया में नहीं होना चाहिए। जी चलिए, एक कॉलर संदीप है हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि अपने मकान को किराए पर देने से पहले जी क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट और क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? जी जी अगर आपने अपना मकान किराए पे दिया है या किसी ने किराए पे लेना भी है तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो लीज डीड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसमें आपने क्या टर्म्स बना रहे हैं। अब आप अगर आप किराएदार हैं तो आपके फेवर में है कि आप एक लीज डीड बनवाएं। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपके फेवर की बात है कि आप लाइसेंस एग्रीमेंट में एंटर करें। तो लाइसेंस में अगर एंटर करेंगे तो रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा नहीं, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। और जो उसकी आपके बीच में, आप दोनों पार्टियों के बीच में जो भी शर्तें थी, जो भी टर्म्स थे, प्रोविजंस थे, वही लागू होंगे। अगर लीज डीड है तो लीज डीड में अगर किराएदार मकान खाली नहीं करता तो एक ही ऑप्शन है कि आपको रेंट कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा और जो भी लिमिटेड ग्राउंड्स हैं मकान मालिक को अवेलेबल हैं उन्हीं के थ्रू आपको खाली करवा सकते हैं। ग्राउंड्स में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो इसीलिए अब ये देखना पड़ेगा, आप मकान देने से पहले किराएदार के फेवर में है कि वो एक लीज डीड में एंटर करे और मकान मालिक के फेवर में है कि वो एक लाइसेंस एग्रीमेंट बनाए। एक प्रॉब्लम और वकील साहब आती है कि किराएदार तो घर छोड़ के चले गए पर पीछे बिजली का बिल काफी बकाया रह जाता है, तो वो किसके जिम्मे होता है, मकान मालिक या किराएदार? वैसे तो जिस व्यक्ति ने वो बिजली का बिल यूज किया, पेमेंट तो उसी को करनी है। अगर मान लो किराएदार चला भी गया है तो मकान मालिक के पास एक प्रोसेस है, लीगल रिकवरी का प्रोसेस है। वो ये शो कर सकता है कोर्ट में जाके कि यूज तो किराएदार ने किया था और वो एरियाज जो हैं वो रिकवर कर सकता है किराएदार से। जी और रेंट एग्रीमेंट अगर मान लीजिए 11 महीने का आपने करा है और फिर भी आपको पहले खाली करवाना हो किराएदार से, तो किस तरह खाली करवाया जा सकता है? क्या नोटिस देना जरूरी है या क्या प्रोसेस है? जी फिर वही बात है कि अगर रेंट एग्रीमेंट है और यानी कि वो लीज डीड है, अगर किराएदार खाली करने को राजी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किराएदार खाली नहीं करता तो आपको फिर कोर्ट में ही आना पड़ेगा और रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन। नहीं, मान लीजिए 11 महीने की लीज के पहले ही आप मकान मालिक को खाली करवाना हो। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि एक जब हम लीज डीड बना लेते हैं तो उसका एक प्रोसेस यही है कि आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा अगर किराएदार खाली नहीं कर रहा। अगर मान लो 11 महीने की लीज एंड भी हो गई है तो भी आपको रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर ही आपके पास प्रोविजंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने 11 महीने में खाली कराना है तो आप मकान मालिक के फेवर की बात यही है कि वो इस तरीके के प्रोविजंस बनाए अपने एग्रीमेंट में कि वो लाइसेंस एग्रीमेंट बने। इट शुड बी लाइसेंस टू यूज इन अ पर्टिकुलर वे। अगर लाइसेंस है तो उसमें रेंट कंट्रोल के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, रेंट कंट्रोल कानून नहीं लगेगा। उसमें आप खाली जरूर करा सकते हैं नोटिस देके, जिसमें जितना भी उसमें नोटिस पीरियड होगा। अदरवाइज अगर लीज डीड है, रेंट डीड है तो उसमें मुश्किल है, आपको रेंट कंट्रोल एक्ट में ही खाली कराना पड़ेगा। जी वकील साहब, ऐसा देखा जाता है जब भी किराए पे मकान लेना हो तो ब्रोकर्स काफी सारे सामने आ जाते हैं, क्या इन पे भी कोई कानून लागू होता है या ये कर सकते हैं व्हाट दे वांट? जी ब्रोकर का तो ऐसा है, जितने भी ब्रोकर्स हैं उन्हें तो हम खुद ही इन्वॉल्व करते हैं। हम जाते हैं, जी मुझे किराए पे मकान चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, आप ढूंढ के दो। तो ये तो हम खुद ही उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स के ऊपर अपने भी कुछ कानून है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स इशू किए हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर्स पे कि उनको इस तरीके से ही काम करना है, उनको फेयर रहना है और अनड्यू किसी पे प्रेशर नहीं बनाना, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना। कुछ उस तरीके के कानून है, अलग कानून है, बट रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रॉपर्टी डीलर्स या ब्रोकर्स के ऊपर कोई कानून नहीं है। वकील साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी और बहुत पुराने लोग उसमें रह रहे हैं 26-27 साल से, उनसे अगर खाली करवाना हो मकान तो कैसे करवाया जाता है? जी मैंने जैसे भी पहले कहा कि 26 साल से तो छोड़िए, 50-50 साल से सदर बाजार के, हम दिल्ली के सदर बाजार करोल बाग की बात करें, 50-50 60-60 साल से लोग रह रहे हैं। उस टाइम किराया 1 रुपया 50 पैसे 2 रुपया उस टाइम ये हुआ करता था। तो उनसे खाली कराने का तो एक यही तरीका है कि रेंट कंट्रोलर के पास जाएं, ये शो करें कि मुझे पर्सनल नेसेसिटी है, मेरे बच्चों को, मुझे खुद को नेसेसिटी है। रेजिडेंशियल हाउस है तो जी हमें यहाँ रहना है, हमारे पास और कोई घर रहने के लिए नहीं है। दुकान है तो जी हमारा निर्वाह नहीं हो रहा, हम अपनी नेसेसिटी के लिए हमें दुकान चाहिए, तभी हो सकती है। लिमिटेड ग्राउंड्स हैं मकान मालिक के पास, अदरवाइज जितने भी रेंट कंट्रोल एक्ट्स हैं ये ज्यादातर जो है प्रो टेनेंट है, किराएदार के फेवर में ही है। हाँ, कुछ स्टेट्स में ये बेनिफिट जरूर हो सकता है जहां किराया, जैसे कि दिल्ली स्टेट है, वहां अगर 5,000 से ऊपर किराया है तो रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा, रेंट कंट्रोल कानून नहीं लगेगा।
जो आपकी लीज डीड है, जो आपका एग्रीमेंट है, उसकी टर्म्स ही फॉलो होगी। जी चलिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।